नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। हेलो, एक आदमी ने एक मृत शरीर का हाथ काटा। किसका था वो मृत शरीर? क्यों उसका हाथ काटकर जमीन में गाड़कर ये खेल खेला जा रहा था? क्या था ये माजरा? इस वारदात की खबर से पुलिस हरकत में आ गई थी, लेकिन इस तरह पुलिस को गुमराह करने के पीछे उस आदमी का मकसद क्या था? अच्छे से देखो, वो गड्ढे में देखो पास के उस तरफ देखो। सर, जल्दी आइए। पॉसिबल है, कुछ मजदूरों को बुलवाओ और आसपास पूरे में खुदाई करवाओ। नहीं देसाई साहब, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं बस निकल ही रही हूँ और 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी। मैं बस आ रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, आपको जितनी एक्सरसाइज बताई है ना, आप वो करिए, फिर मैं आके और आपको करवाती हूँ। ठीक है, मैं पहुंचती हूँ। हाँ जी। रूही, हाँ अब्बू। बेटा मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। हाँ ठीक है अब्बा, अभी देती हूँ। मैंने ही निकाल लिए सारे पैसे तेरे पर्स में से। घर में एक दाना नहीं है खाने को अनाज का, और शाजिया को भी बाजार से सामान खरीदना था, और मोबाइल में जो पैसे डलवाने थे वो किसकी जिम्मेवारी है? जा रख दिया इसे। अरे अम्मी, ठीक ही किया आपने निकाल लिए। वैसे ही मैं आपको ही तो देने वाली थी पैसे। और तुमसे तो मैं थक गई, कर्जा ले लेके सारा घर चला रहे हो। अरे वो परचून वाला कह रहा था कि नई बिल्डिंग में चौकीदारी का काम है, जाओ जाके पता करके आओ। चौकीदारी और मैं? क्यों? अरे जब ताकत थी तब नहीं किया, अब बुढ़ापे में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तुम थोड़ा सब्र रखो, एक दिन वो नई बिल्डिंग है ना अपनी हो जाएगी, बस फिर तो रानी मैं राजा। वाह मेरे पक्कड़ राजा। अरे अम्मी, आप ये सब छोड़ो ना, जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो। और आप अब्बा को ना इस तरह बार बार परेशान ना किया करो। किसी दिन कुछ कर पुरा बैठो तो और मैं तो थक गई तुम दोनों से। ये आदमी है बाप चेहरा, दिन में बैठ के सपने देखता है, और ये औलाद है तुम्हारी, ढाल बन के खड़ी हुई है तुम्हारे पास। पता नहीं क्या देखा था तेरे मामू ने जो इनसे शादी करा दी। वो अच्छा ही देखा। अरे तुम चुप रहो। अरे अब्बा अम्मी, आप लोग ये सब खत्म करो, ठीक है? अब्बा मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत देरी हो रही है। और अपना ध्यान रखना और टेंशन मत लेना, ठीक है? हाँ, बड़ा प्यार उमड़ रहा है दोनों के बीच में, अपना ध्यान रखना। अरे अम्मी, तुम्हारा खत्म हो गया तो मैं पार्सल खोलूं? बहुत भूख लगी है। पार्सल खोल ले और खा भी ले। मामले की संजीदगी को देखते हुए पुलिस ने अपनी निगरानी में जमीन को खुदवाना शुरू किया ताकि लाश के बाकी हिस्सों का पता लगा सके। सर, जिस नंबर से हमें फोन आया था वो अभी भी बंद है। उसका नाम और पता भी फेक है, लेकिन जमीन के मालिक के बारे में हमें पता चल गया। उसका नाम है करीम तंबूला। कुछ ही दिन पहले उसने जमीन खरीदी, दरगाह वाले गली में रहता है, और जमीन से कह रहे थे सर खुदाई चल रही है, कुछ पता नहीं चला अभी तक। ठीक है, चलो चल। करीम तंबोली यहीं रहता है? हाँ, रहते तो यही है, पर ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि पुलिस घर आ गई? बुलाइए, बात करनी है। अरे वो कब आते हैं कब जाते हैं इसका कोई भरोसा नहीं है। क्या किया उन्होंने? देखिए, हम जो पूछ रहे हैं सीधे सीधे जवाब दीजिए। कहाँ है करीम तंबोली? सुबह निकले थे कह के कि थोड़ी देर में लौट आएंगे, पर अभी तक तो नहीं लौटे। क्या बात है? उनकी जमीन से एक कटा हुआ इंसानी हाथ मिला है। लाश के बाकी टुकड़ों को खोजने के लिए हम खुदाई करवा रहे हैं, उसी सिलसिले में बात करनी है उनसे। क्या जमीन? अरे क्या बात कर रहे हो आप? अरे इंस्पेक्टर साहब, उस आदमी के पास ढेला नहीं है, वो जमीन क्या खरीदेगा? मेरी बड़ी बेटी रोही उसका खर्चा उठाती है, उसके पास तो अपने लिए एक चप्पल खरीदने की कुव्वत नहीं है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। देखिए, मामला संगीन है, इसीलिए उन्हीं से बात करनी पड़ेगी। फोन नंबर दीजिए उनको। नंबर दे। और कौन कौन घर में? मेरी बड़ी बेटी रूही, वो काम पे गई है पनवेल। वो नहीं करते, वो नीचे हाथों और पैरों में वैसे जोर जोर से दबाते रहते हैं साहब। हाँ, यही रेफर करती रहती है। ठीक है, घर आए तो थाने भेजिएगा। चलो साहब, अब क्या किया इसने?
नहीं सर, फोन स्विच ऑफ है। शेख, औरत पति से उखड़ी हुई लगती है, कुछ तो गड़बड़ है। करीम गायब है और उसका फोन भी बंद है। सर करीम सुबह घर से निकला था, इसका मतलब ये हाथ करीम का तो नहीं हो सकता। वो तो रिपोर्ट आने पर ही साफ होगा, लेकिन मेन सवाल ये है कि इस निकम्मे आदमी ने जमीन खरीदी किससे और कैसे। पता नहीं अम्मी आप क्या क्या बात करते रहते हो। एक तो मेरा सामान नहीं मिला है। क्या खिला रही है तू? और तेरा बाप कहाँ पर है? अरे मुझे बात क्या- सुन मेरी, पुलिस आई थी घर पर। पुलिस? और तेरे बाप ने कोई जमीन खरीदी है? अरे ये क्या बाप बेटी के बीच में चल रहा है? तुम मुझसे छुपा रहे हो? दीदी पुलिस आई थी अब्बू को ढूंढते हुए, और तुम्हें भी पुलिस स्टेशन बुलाया। मुझे बुलाया? अब तो कुछ बोलेगी भी? अरे अपने मुंह में चुप रखे बैठेगी सब कुछ। अरे अम्मी अभी है ना, आप मुझसे कुछ मत पूछे, ठीक है? मैं कैसे कैसे ना पूछूं? अम्मी वापस आकर बता दूंगी ना सब कुछ, आपको जाने जरूरी है। लेकिन मेरी बात तो सुन अम्मी। तो बाप बेटी दोनों एक जैसे। हेलो, हाँ देखो तुम मेरी बात सुनो, तुम ना फोन मत काटना। मेरी बात सुनो, फोन मत काटना, मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहती हूँ। हाँ हेलो। हाँ, अब्बू और दीदी घर पे नहीं है। अम्मी के सोने के बाद मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। सर हाँ जी, ये उस हाथ की फॉरेंसिक रिपोर्ट है। ये हाथ किसी मरे हुए इंसान के शरीर से शक काटा सही गया। था कि करीम नहीं है। आसपास के पुलिस स्टेशन में करीम की डिटेल्स भेज दो। करीम की सारी बातें शक की सोच की तरफ घुमा रही हैं। सर इसका मतलब लाश को ठिकाने लगाने के लिए लाश के अलग अलग टुकड़ों को इधर उधर फेंका गया है। आसपास के पुलिस स्टेशन में पता करो, कोई मर्डर या फिर लाश चुराने का केस है। हॉस्पिटल्स में भी पूछताछ करो। हाथ 1 महीने पुराना और करीम ने यह जमीन हफ्ता भर पहले खरीदी थी। इस जमीन के पुराने मालिक को खोजना होगा। मामले की तह तक जाने के लिए करीम का मिलना भी बहुत जरूरी है। उसकी बेटी रूही की कोई खबर? सर अभी तक तो कुछ नहीं। तो लड़की वाकई में अब तक घर नहीं पहुंची है या फिर हमसे छुप गई है। शेख हो ना हो, करीम के घर वाले कुछ तो छुपा रहे हैं। ये बाप बेटी दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। तुझे तो पता है ना बेटा रूही कहाँ है, तो तू बता दे। इसके अब्बा भी नहीं है यहाँ पर। आंटी मुझे नहीं पता रूही कहाँ है, मैं सच बोल रही हूँ। लड़की कहाँ चली गई? कौन है तू? ऐसे कैसे गुजर चले आ रहा है? मेरी बात को ध्यान से सुन। एरिया के पैसे को ना कोई हजम नहीं कर सकता है। अगर वो मर भी गया होगा ना तो उसे उसी कब्र से खोद कर निकाल कर लाऊंगा। अरे वाह, असली खजाना तो यहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है। मोहतरमा, चांद को पर्दे के पीछे क्यों छुपा कर रखा हुआ है? मेरी बात को ध्यान से सुन। मुझे ना मेरा पूरा पैसा वापस चाहिए। और हाँ, अगर मेरा पैसा नहीं मिला ना तो अगली बार इस चांद पे ग्रहण लगा कर जाऊंगा। तुम्हारे अब्बा ने मुझसे जो भी कर्जा लिया है उसका पाई पाई तुम्हें चुकाना होगा, वरना अच्छा नहीं होगा। देखिए भाईजान, अब्बा ने जो भी उधार लिया है मैं सब चुका दूंगी, पर प्लीज अभी आप यहाँ से चले जाइए। अम्मी आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं सब सही कर दूंगी। मम्मी कहाँ है बेटा? हेलो, ओके सर, उस जमीन के पुराने मालिक के बारे में पता चल गया है। उसका नाम मदन नागपानी, डीएन नगर में रहता है। गाड़ी डीएन नगर में। जी सर, करीम तंबोली को जमीन मैंने ही बेची है। कितने में बेची? सर 8 लाख में है।
लेकिन अभी तक उसने आधे पैसे ही दिए हैं, इसलिए मैंने रजिस्ट्री नहीं करवाई। हमने सिर्फ लिखा पढ़ी की थी। कोई डॉक्यूमेंट्स है आपके पास? जी सर। ये रहे सर। हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से करीम तंबोली गले तक कर्ज में डूबा हुआ है। फिर उसने इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे किया? और आप तंबोली को जानते कैसे? सर मुझे करीम तंबोली से प्रॉपर्टी डीलर सुधाकर ने मिलवाया था। उसका कोई कांटेक्ट है आपके पास? जी सर। सर ये उसका विजिटिंग का। आपकी उसी जमीन पर एक कटा हुआ इंसान यहाँ मिला और करीम गायब है। कुछ मालूम है इसके बारे में आपको? नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और करीम को मैं लगातार फोन कर रहा हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं या आपका किसी भी तरह का कांटेक्ट उससे होता है, सबसे पहले हमें बताइएगा। जी सर। नमस्ते साहब। सुधाकर रहेंगे? नहीं सर, मैं अरविंद धोत्रे। सुधाकर कहाँ है जिसका ये घर है? उन्होंने तो 2 साल पहले मेरे स्वर्गवासी ससुर जी को ये घर बेच दिया था। उसकी कोई फोटो है आपके पास या फिर उसका स्केच बनवा सकते हैं? नहीं सर, मैं तो उनको जानता भी नहीं। ठीक है। शेख ने जमीन पर मिला हुआ हाथ सुधाकर का तो नहीं? हो सकता है जमीन की डील बिगड़ने पर करीम ने सुधाकर को मार दिया और फिर गायब हो गया। मदन से सुधाकर का स्केच तैयार करवा और आसपास के सारे प्रॉपर्टी डीलर्स से इस सुधाकर और करीम तंबोली के बारे में पता। सर, पुलिस ने इस जमीन के सौदे से जुड़ी मालूमात लेने के लिए सभी प्रॉपर्टी डीलर से पूछताछ शुरू की। सर सुधाकर के नाम पर कोई प्रॉपर्टी डीलर के बारे में मुझे नहीं पता। करीम तंबोली को जानते हो? नहीं सर। सर ये सुधाकर का स्केच और मोबाइल कंपनी से मिली उसकी तस्वीर, और ये है सुधाकर, करीम और रूही के कॉल डिटेल्स। तो सुधाकर को अक्सर ये 2-3 नंबर से ही कॉल्स आते थे। करीम सुधाकर से और अपने दोस्तों से बात किया करता था, और रूही के कॉल डिटेल्स में अक्सर कॉल्स उसके क्लाइंट्स को किए गए। सर रूही की लास्ट कॉल लोकेशन उसके घर के बाहर की दिखा रही है। लास्ट कॉल किसको किया था? सुधाकर को। यस। चौंका देने वाली बात तो यह है कि रूही तंबोली अक्सर सुधाकर से बात किया करती थी। मतलब रूही तंबोली सुधाकर के कांटेक्ट में थी, लेकिन ये सुधाकर के कांटेक्ट में कैसे? चेक रूही की सारी डिटेल्स निकलो, उसके सारे क्लाइंट से मिलो और पता करो क्या इन्फॉर्मेशन आप करती है। मर्डर का मामला है, छोटी से छोटी बात भी छूटनी नहीं चाहिए। सुधाकर की लास्ट कॉल लोकेशन क्या थी? शास्त्री नगर। सुधाकर की फोटो भी हर जगह सर्कुलेट करो। सर ये क्या बताऊं, वो भी बहुत सुंदर थी और मन की भी बहुत साफ। उसके ट्रीटमेंट में जादू था। सर वो मेरे पति के साथ हंस हंस के बातें किया करती थी। उसकी वजह से हम दोनों के बीच में रोज झगड़े होते थे, इसलिए मैंने उसका घर में आना बंद कर दिया। सर उसके बाद दोबारा मैंने उसे यहाँ कभी नहीं देखा। रूही बहुत अच्छी लड़की है सर। उसकी खड़ूस माँ हमेशा उसे ताने देती रहती है, उसने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। इस शराबी बाप को घर लेके आती है और अपनी छोटी बहन की सारी जरूरतें पूरी करती है। उसने कभी किसी सुधाकर का जिक्र किया था आपसे? नहीं सर। आखिरी बार कब बात हुई थी? 2 दिन पहले मेरी उससे बात हुई थी। सब बेटियां तो सबकी होती है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये रूही अपने अम्मी अब्बू का नाम बदनाम करने के लिए पैदा हुई। इसका तो रिश्ता भी तय हो रहा था, लेकिन इसने खुद ही अपने ऊपर कीचड़ उछाल लिया। हमीदा के बेटे सलीम के साथ इसकी शादी की बात भी चल रही थी। तुम्हारी शादी की बात चल रही थी रूही से? हाँ सर चल रही थी, पर उस रूही ने खुद आकर अपने गुनाह गिनवा दिए। मेरे अब्बा के कहने पर इसका रिश्ता तो आपने मुझसे करवा दिया, पर कोई इंक्वायरी नहीं करी। खैर छोड़िए, मैं ही आपको बता देती हूँ कि मेरे कई और मर्दों के साथ रिश्ते हैं। मुझे इस निकाह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मंजूर है? हमने तभी रिश्ता तोड़ दिया था सर। ये बात उसके माँ बाप को पता थी? हाँ सर, उन्हें पता थी। वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी सर। साहब यहाँ पे कंकाल मिला है।
इसका मतलब इस जमीन पर पहले भी कांड हो चुका है शेख। बाहर निकालो इसे। करीम 3 दिन पहले गायब हुआ और वो कटा हुआ हाथ हमें 2 दिन पहले मिला। मदन, न जाने कितने ही संगीन पहलू थे जो इस कहानी के साथ जुड़ते जा रहे थे और सबसे बड़ा सवाल यह था कि इन सब का आपस में क्या कनेक्शन था। पुलिस के लिए केस काफी पेचीदा साबित हो रहा था। मदन के घर में क्या हुआ है और क्यों? सर कहीं ये सुधाकर, करीम और रूही का ही तो खेल नहीं है। तो फिर वो जमीन में मिला कंकाल किसका था? सर ऐसा भी तो हो सकता है इन तीनों को उस कंकाल का राज पता था, या इन तीनों ने मिलकर मदन को ब्लैकमेल कर रहे थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मदन को कुछ और पता था। या फिर करीम के हाथ में सुधाकर को कोई सच लग गया जिसके नतीजे में उसने जमीन की डील करीम से करवाई। शेख, इस मदन को ढूंढना होगा और रूही, सुधाकर और करीम इनकी सर्च को भी तेज करना होगा। सर कुछ मिला अंदर? नहीं सर, कुछ नहीं। पुलिस ने जमीन के मालिक मदन के अचानक गायब हो जाने पर उसकी मालूमात इकट्ठा करनी शुरू की। मदन के पड़ोसियों से मैंने उसके बारे में पूछताछ की, लेकिन खास कुछ जानने को नहीं मिला। लोगों ने उसे करीब 3 महीने पहले से वहां देखा है। उससे पहले वो कहां रहता था किसी को नहीं पता। मदन की अधिकतर बातें सुधाकर और करीम से होती थी। उसके कॉल रिकॉर्ड्स। शेख, मदन के घर में तोड़फोड़ हुई, इसका मतलब वहां कुछ तो संगीन जरूर हुआ। दूसरी अहम बात यह कि इन चारों का जमीन से कोई ना कोई लिंक है और हम अब तक वहीं खड़े हैं जहां से चले थे। हमें कोई भी लीड नहीं मिलती। सर मैंने मदन की फोटोग्राफ सभी थानों में सर्कुलेट कर दी। शेख, एक बार ये करीम तंबोली मिल जाए ना तो। साहब जुआ, सट्टा, रेस, इन सब में 1 नंबर था करीम। सारे 2 नंबर की काम धंधा था, लेकिन औकात 54 की नहीं। वरना देते ना, चल 100 आया, मैं देता हूँ। इधर पैसे डालने का तभी खेलने का। मत दे पैसा ना। सब सारे फसाद की जड़ तो करीम के जुए की आदत और जल्दी से जल्दी पैसे बनाने की सोच थी साहब। गले तक कर्ज में डूबा हुआ था साहब। एक भी दिन ऐसा जाता नहीं था कि घर में कर्जदार ना आया हो, इसीलिए आपस में मियाँ बीवी की बनती भी नहीं थी। अरे रूही की अम्मी, एक गिलास पानी ला। पानी पिलाऊं मैं तुम्हें? काम के ना काज के, दुश्मन नाच के। अरे कुछ ढीला भी कमा लेते, खाली हाथ आगे टरकाते हुए। ये पैसा मेहनत से नहीं, दिमाग से कमाया जाता है, नसीब से मिलता है। देखना तुझे एक दिन है ना, झूले में झुलाऊंगा, झूले में। मैं झूले में झूलती रहूंगी और तुम कबर में अपने पैर लटका लेना। मरने की बददुआ दे रही। हाल फिलहाल में करीम को देखा था? नहीं साहब। ठीक। शाजिया। हाँ अम्मी। अम्मी क्या हुआ? अम्मी मुझे दीदी की बहुत याद आ रही है। देखो ना, फोन भी नहीं उठा रही। कब से ट्राई कर रही हूँ, उसको अपनी छोटी बहन की याद नहीं आ रही। मुझे तो दीदी की बहुत याद आ रही है। अब्बू भी गायब है। जैसी गैर जिम्मेदार लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। तो दुकान वाला भी कह रहा था कि अब सामान नहीं देगा। अम्मी, मैं जरा बाहर देख कर आती हूँ। कहीं दीदी मिल जाए और जल्दी आ जाइए। हेलो गुल्लू, मैं घर से निकल गई हूँ। तुम स्कूटी लेके पीछे वाली गली में आ जाओ। हाँ हाँ, जब पुलिस को मदन के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हुई। रूही और करीम भी गायब थे, सुधाकर भी मिल नहीं रहा था। ये पूरा मामला काफी उलझता जा रहा था और तभी एक घटना ने पुलिस की मुश्किलें और बढ़ा दी। ये क्या कह रहा है? और देखना एक दिन तुझे ना झूले में झुलाऊंगा, झूले में। फिर तो रानी, मैं राजा।
शादी तुम्हें किसी पर शक है? देखो, तुम्हारी दी हुई छोटी से छोटी जानकारी हमारी बड़ी मदद कर सकती है, तो अपने दिमाग पर जोर डालो। साहब, कल एक आदमी आया था अब्बू को ढूंढते ढूंढते। ये था? ये नहीं था साहब, उसका नाम ईरिया था। एरिया के पैसे को ना कोई हजम नहीं कर सकता है। उसने आप लोगों की मदद ना लेने की भी धमकी दी थी साहब। इस पे बुरी नजर डाल रहा था साहब। इसको उठा के लेके जाना चाहता था। आप लोगों को ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। फिर घबराइए मत, हमारा एक आदमी आपके घर पर निगरानी रखी है। सर, करीम की लाश हमें तालाब से मिली। मदन गायब, रूही और सुधाकर का भी कोई पता नहीं। इस जमीन से जुड़े लोग एक एक करके गायब होते जा रहे हैं या मरते जा रहे हैं। कहीं ये रूही और सुधाकर की चाल तो नहीं है? सर, करीम कर्ज में डूबा हुआ था तो वो कर्जदारों से भाग रहा था, ये बात समझ में आती है, लेकिन रूही कहाँ गायब हो गई? इस रूही की पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ और एरिया कौन है पता लगा। पुलिस को अब तक लग रहा था कि करीम ये सारा खेल खेल रहा है। पुलिस ने यह भी अंदाजा लगाया कि शायद सुधाकर और रूही आपस में मिले हुए पुलिस गलत दिशा में जा रही थी। चल चल, फोटो के नाटक। मेरा पति मर गया है, हमें पैसे कौन वापस करेगा? छोड़ मेरी बेटी को। छोड़। अबे तू कौन है? पुलिस। सब आपने मना किया। किसी के घर में घुसकर उसकी बेटी को उठाने की कोशिश की है तूने? बता क्या चक्कर है? अरे साहब, मैंने उसे 4 लाख का कर्जा दिया था। दुनिया को मालूम है कि करीम कितना बड़ा कंगाल है। किस भरोसे पर दिया था इतना बड़ा उधार? अब उसने मुझे कहा था कि एक बार वो जमीन उसके नाम हो जाएगी तो उसकी तकदीर बदल जाएगी और वो मुझे 4 का 8 लाख में वापस करेगा। साहब, इसके लिए उसने अपने मकान के कागजात भी मेरे पास गिरवी रखवाए थे, लेकिन साहब जब मैंने उसे पैसे दे दिए तो मुझे पता चला कि उसने मेरे को नकली कागजात दिए हैं। वो मकान उसकी बीवी तस्नीम के बाप के नाम पर था। और इसीलिए पैसे भी मिले तो तूने इसे मरवा कर तालाब में फेंक दिया। नहीं साहब, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं क्यों मारूंगा सर? जब मुझे पता चला कि वो मर चुका है तो उसकी बेटी को उठाने पहुंच गया। आप करो साहब, गलती हो गई। एक बात बता, ऐसा क्या होने वाला था उस जमीन में कि वो तुझे 4 के 8 देने का वादा कर रहा? साहब, मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम साहब। उसने मुझे खुल के कभी कुछ नहीं बताया। चलिए बता, सुधाकर को कैसे जानता है तू? सुधाकर को भी मैं नहीं जानता हूँ साहब, उसे करीम जानता है। जमीन पर हमें कटा हुआ हाथ मिला था और खुदाई में एक कंकाल भी, उसके बारे में क्या मालूम है? सही सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। और करीम की बेटी रूही, उसके बारे में क्या जानता है? हाँ साहब, हाँ वो ना सब कुछ एक्यूप्रेशर का काम करती थी साहब। बस साहब, मुझे इतना ही मालूम है साहब। सर, अभी तक रूही घर नहीं लौटी। अभी तो घर वाले बताएंगे कि सही में गायब है या फिर हमसे छुप रही है। काफी किश्तों में बातें बताती हैं आप। अब ये बताइए कि आपकी बड़ी बेटी रूही कहाँ है? और हमीदा ने हमें बताया कि उसका किसी के साथ चक्कर भी चला। ये सब अफवाहें हैं साहब, जो रूही ने खुद अपने बारे में फैलाई थी। उसने अपने दामन पर दाग भी इसलिए लगाया क्योंकि वो अपने बाप की खिदमत करना चाहती थी। ये क्या किया तूने? तो अपने हाथों अपना रिश्ता तोड़ा। हमें नहीं करनी है मुझे शादी। शादी नहीं करेगी तो यहाँ छाती पे के मेरी मुंह चलेगी। मम्मी, आप समझते क्यों नहीं है? मैं आपके अब्बा के बिना नहीं जी सकती हूँ। मुझे नहीं करनी है शादी अम्मी, बस। अगर ऐसा है तो फिर ये सुधाकर नाम का आदमी रूही के पीछे क्यों पड़ा? सुधाकर का तो पता नहीं, पर कोई फारूक था जो रूही के पीछे पड़ा था। पर ये तो 3 महीने पुरानी बात है। रोही, आज मैं फैसला करने आया हूँ। कौन है बे? कौन है तू? हाँ, क्या है मेरी बेटी से? चाल निकल यहाँ से। चुपचाप मेरे सामने। बता के पुलिस को बुलाओ। देख लूंगा सबको। रोही, देख लेना। पुलिस की धमकी देने पर उसने पीछा छोड़ा रूही का। लेकिन फारूक ने रूही को दोबारा गायब तो नहीं कर दिया? कहाँ रहता है फारूक? बस रूही बहुत खूबसूरत लड़की है साहब। मैं रूही जैसी लड़की से शादी करना चाहता था साहब, इसीलिए उसको अपने इलाज के चक्कर में फंसाया, लेकिन उसने मुझे कभी घास नहीं डाली। इसीलिए तूने उसे गायब करवा दिया। और जब उसके बाप को पता चला तो उसे भी मरवा दिया। कहाँ है रूही? मुझे नहीं मालूम सब कहाँ है वो साहब। सब मैंने नहीं मारा किसी को साहब। मैं क्यों मारूंगा साहब? तो सुधाकर को जानता है? रूही के साथ उसका चक्कर है ना?
सर उसका कोई चक्कर नहीं चल रहा साहब। सुधाकर तो रूही के बाप करीम को फंसाए हुए था साहब। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है? मैं रूही से प्यार करता था साहब, इसलिए उस पर नजर रखे हुए था। उन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ था, मेरे पास वीडियो था। ठीक है, ये देखिए। मुझे सब पता चल गया है। तुमने मेरे अब्बा को अपने जाल में फंसाया है। मैं जाकर सबको बताऊंगी और मैं पुलिस को भी बताऊंगी। अरे तुम्हारे पिताजी ने मुझे फंसाया है। शेख अगर ये मदन ही सुधाकर है तो इसका मतलब इसने खुद नाम बदलकर अपनी जमीन करीम को बेची। लेकिन फिर इसका गेम क्या था और वो जमीन पर मिला हाथ किसका? अब टाइम आ गया कि इस मदन और सुधाकर को किसी भी हालत में दबोचा जाए। फोर्स को अलर्ट करो, खबरियों को काम पर लगाओ। मुझे ये सुधाकर चाहिए। जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, कुछ तो बड़ा प्लान कर रहा है। फारूक के जरिए किए गए इस बड़े खुलासे ने पुलिस को हैरत में डाल दिया था कि मदन और सुधाकर एक ही इंसान थे। पुलिस का मुकाबला एक शातिर मुजरिम से था। इस साजिश के सरगना मदन तक पहुंचने के लिए पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी। सर आशिक, ये मदन नटकानी के बारे में तो जानते हैं। बोला सर आप लोग ने जो पोस्टर लगाए ना वो मैंने देखे। सर उस आदमी ने तो मेरे को भी चुना लगाया। सर उसका नाम कोई मदन नटकरी नहीं है, वो तो अपना प्रशांत धोत्रे है। प्रशांत धोत्रे? इसका मतलब इस आदमी ने और भी लोगों को जमीन के मामले में ठगा है। सर ऐसे धोखेबाज आदमी के साथ रूही का क्या संबंध हो सकता है? वही तो पता लगाना है शेख, कौन किसके साथ क्यों और किस फायदे के लिए जुड़ा हुआ। अबे कौन है बे तू? पुलिस! कहां भागने की तैयारी में थी? अपनी बहन के पास? सच सच बताओ कि क्या चल रहा है, बोलो। सर क्या बताओ, जब तक अब्बू थे, दीदी थी, उम्मीद थी कि वो लोग मेरा निकाह करवाएंगे, लेकिन अब्बू नहीं रहे, दीदी भी कहीं चली गई। आए दिन मुझे कोई उठा के ले जाने की धमकी देने लगा। तभी मैंने फैसला किया कि मैं गुल्लू के साथ भाग जाऊंगी। क्या करती हूँ साहब मैं इससे। और अपनी अम्मी के बारे में नहीं सोचा कि वो अकेले कैसे रहेंगी? सर हालात इतने खराब हो गए थे, पर अकेली अम्मी मेरा निकाह कैसे करा? घर से भागना किसी मुश्किल का हल नहीं होता है। सॉरी सर। ठीक है, जॉब में रहो। सर अच्छा, बिहार के काको गांव से फोन आया था। वहां भी हमारी जैसे केस हुआ है। वहां के पुलिस को भी जमीन खोदते वक्त एक लड़की का कटा हुआ हाथ मिला है, लेकिन पूरी जमीन खोदने के बाद उनको कुछ नहीं मिला। सर हमें एक फोन कॉल आया था कि इस जमीन पर लाश गड़ी है। यहाँ पहुंचकर जमीन खुदवाई तो बस एक हाथ मिला। ये रही उस हाथ की तस्वीरें। हमारे भी ऐसी केस हुआ था। वैसे जमीन किसकी है? सर इसी की है, इसी ने गाड़ा था वो हाथ। क्यों गाड़ा था हाथ? किसका हाथ है? साहब मैंने तो मैडम को बता चुका है। हमने जिससे ये जमीन खरीदा ना सर, वो जमीन ये दुगना दाम में बेचा है। ये फोटो देखो, ये आदमी था। हाँ सर यही आदमी था। सर खबर मिलते ही हम हरकत में आ गए थे। फिलहाल वो घर से फरार है, यहीं कहीं छुपा बैठा होगा, बट जैसे ही भागने की कोशिश करेगा हम उसे पकड़ लेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ हम अभी आते हैं सर। वो आदमी का पता चल चुका है, वो सिवान की बस से सिवान जा रहा है, हमें चलना होगा। तू है भूचक्र का रचयिता? हाँ, मदन नाडकर्णी, सुधाकर रेगे, प्रशांत धोत्रे, भंवर सिंह। हाँ सर मैं एक फर्टिलाइजर सेल्समैन था, जगह जगह आता जाता था। एक बार मेरे दोस्त की जमीन से गारगोटी यानी कि एक कीमती पत्थर वो निकला। उसने मुझे वो पत्थर दिखाया। सर मैं भी वो जमीन खरीदना चाहता था, पर मेरे पास उतने पैसे नहीं थे।
मेरे पास एक बंजर जमीन थी पर समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या करूं। फिर मैं करीम नाम के एक आदमी से मिला। वो दिन रात लॉटरी से, शॉर्टकट से पैसा कमाने का सपना देखता था। करीम भाई, कब तक ये छोटी मोटी ताश की बाजी खेलते रहोगे? मंजे, मैं समझा नहीं। चाहते हो ना लॉटरी निकले? हाँ, समझो निकल गए। ये मेरा कार्ड। सुधाकर रेगे प्रॉपर्टी डीलर। फोन करना मुझे। मैंने सर उसे गारगोटी पत्थर का लालच देकर अपनी बंजर जमीन उसे बेच दी। मैंने सर उस जमीन में एक गारगोटी पत्थर छिपाया था। फिर मैंने करीम के सामने उस जगह को खोदा और उसे वो पत्थर निकाल कर दिखाया। बन जाओ इस हीरे की खान के मालिक। बस 8 लाख का इंतजाम करें। 8 लाख? पर इतना रुपया मैं किधर से लाएगा? चिंता मत करो करीम भाई, मेरा एक दोस्त है, उससे मिल, इंतजाम हो जाएगा। सर, मैंने करीम को उसके घर के जाली पेपर्स बनवाकर इरिया के पास भेजा। इरिया ने भारी ब्याज के लालच में करीम को पैसे दे दिए, लेकिन करीम के पास जमीन खुदवाने के पैसे नहीं थे, ताकि आप लोग लाश के चक्कर में उस जगह को खोद डालें और उसे वो पत्थर मिल जाए। ये बात तुझे कैसे पता? सर, ये सब उसने खुद मुझे बताया। करीम को क्या मालूम? सर, उसका दिमाग खराब हो गया था, पागल हो गया। तेरे कहने मैंने कितना बड़ा कदम उठाया, लाश का हाथ काट के मैंने गाड़ा उधर, तो वहां से गरगुटी नहीं, लाश निकली, लाश। साला पुलिस मेरे को ढूंढ रही है और इलिया भी ढूंढ रहा है। मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। कौन से पैसे? कैसे पैसे? निकल यहाँ से। साला खून किया तू, मैं जाके बोलूंगा पुलिस को। खून किया तूने साले। रूही, और तेरा क्या चक्कर है? सर, वो रूही को करीम ने जो जमीन खरीदी थी उसके बारे में पता चल गया था और वो हर रोज फोन करके मुझे अपने अब्बू से दूर रहने के लिए बोलती थी। मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहती हूँ। एक दिन अचानक घर पर आ गए थे। काका, मदन बोल रहा हूँ। हाँ, बस अगले महीने आ जाऊंगा, फिर तो वहीं बस जाऊंगा सावंतवाड़ी। काका, वो पैसे मिल गए थे ना? हाँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं और वाह, तुम्हारा तो नाम भी असली नहीं है। क्यों फंसाया तुमने मेरे अब्बा को? देखो, मैं ना जाकर सबको सच सच बता दूंगी और पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। रूही, अरे जाने दो मुझे। मेरी बात, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारे अब्बा के साथ कुछ नहीं किया। रूही, देखो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूं। मैं खुद फंसा हूं। सुनो, मेरे पास एक और जमीन है, मैं उसे बेचने जा रहा हूं। उसके जितने भी पैसे मिलेंगे मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। अपने अब्बा को परेशानी से बचाने के लिए वो मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गए। यहाँ वाली जमीन का सौदा हो चुका था। मैं पैसा लेकर भागने की फिराक में ही था कि उसने मुझे पकड़ लिया। ये मेरे अब्बा के पैसे हैं। मैं ये पैसे लेकर कहीं नहीं जाने दूंगी। सुन, दिमाग खराब मत कर मेरा। ये तेरे अब्बा का पैसा नहीं, मेरा पैसा है, समझी? धोखेबाज है। फिर क्या किया तूने रूही के साथ? सर, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने रूही को बंदी बना कर रखा था। अगर उसे छोड़ देता तो वो मुझे फंसवा देती। राम प्रसाद के पास भी जमीन खुदवाने के लिए पैसे नहीं थे। वो सब मुझसे जिद करने लगा कि मैं उसकी मदद करूं। रूही की लाश का क्या किया तूने? सर, वो उसे घर के पीछे गाड़ दिया। अब ये भी बता दे कि तेरा असली नाम क्या है? सर, मेरा असली नाम मदन नागकर नहीं है। मुझे किराए के मकान से कुछ आईडीज मिले थे। उन्हीं आईडीज से मैंने सिम कार्ड्स लिए और उन नंबर से मैं सारी डील्स करता था। तेरी जमीन पर जो कंकाल मिला था वो किसका था? सर, कसम से सर, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तेरे इन कीमती पत्थरों के लालच में तूने 2 लोगों की जान ले ली और पता नहीं कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। अब जेल की काल कोठरी में दीवारों पर सर मारना और उन पत्थरों में ढूंढते रहना अपने गारगोटी। आप समझते क्यों नहीं है? मैं आपके अब्बा के बिना नहीं जी सकती हूँ।
आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं सब सही कर दूंगी। अपने नुकसान को पूरा करने और कामयाबी पाने के चक्कर में मदन ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया। करीम ने अगर यह अंदाजा लगाया होता कि अपने हाथ आई ये गारगोटी यानी कि कीमती पत्थरों की दौलत कोई किसी को ऐसे ही क्यों दे देगा, तो शायद इतने जुर्म ना होते। उसकी शॉर्टकट से पैसा कमाने की, कामयाबी हासिल करने की फितरत ने न सिर्फ जमीन में दबे कंकाल के बारे में पुलिस अब तक पता नहीं लगा पाई है, लेकिन इस कंकाल की मदद से पुलिस ने यह केस जरूर हल कर लिया था। अगर कोई यह सोचता है कि कामयाबी बिना मेहनत के सजी सजाई हाथ लग जाएगी, एक दिन खुद दरवाजे पर आकर दस्तक देगी, तो ये उसका भ्रम है, क्योंकि कामयाबी न बिना मेहनत के मिलती है और न ही टिकती है। कामयाबी की रोशनी से ही बदहाली का अंधेरा दूर होता है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। अरे पकड़ो ना यार, पकड़ो ना। अरे क्या शिक? अंदर भूत है, पता नहीं क्या। भूत? हाँ, हमारी मम्मी कहती है कि काकोली दीदी अपने घर में भूतों को बुला के बात करती है। हम काकोली दीदी के पास म्यूजिक सीख लेते, वो हमको नहीं डरेगी, हम बॉल लेके आते। अरे चलो, हेल्प करो, चलो। काकोली दीदी, ये कौन सा राग है? ये राग है। कहते हैं राग गाओ तो आत्माएं आती है। अरे डरो मत, आत्माएं बुरी चीज नहीं होती है। कहते हैं आत्मा ही हमें परमात्मा से मिलाती है। तो गाओ अम्मा शोंगे, गाओ। सा गा मा धा नी नी। झारखंड के धनबाद की रहने वाली काकोली के बारे में यह मशहूर था कि वो ब्लैक मैजिक करती है और आत्माओं को बुलाकर उनसे बातें करती है, और इस बात पर विश्वास भी किया जाता था। ज्यादातर लोग मानते थे कि म्यूजिक टीचर काकोली ने म्यूजिक सिखाना छोड़कर अपने आप को बाहरी दुनिया से कट ऑफ कर लिया था, और वो हमेशा तंत्र साधना में लीन रहती थी, और उसका भाई सौरभ उसका पहरेदार बनकर उसे इस सब के लिए सपोर्ट किया करता था। ये वाला लाल भैया, काकोली दीदी को ये वाला लाल नहीं चाहिए। तो कौन सा लाल? वो होता है ना, वो खून जैसा लाल। फुल्ला कर जल्दी। ये सब काकोली के काले जादू का असर है, जल्दी करो।
सॉरी दीदी, हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया। आप करिए म्यूजिक प्रैक्टिस, हम आते हैं। अच्छा हाँ दीदी, एक और चीज, आपका फेवरेट लाल दुपट्टा एक बार ट्राई कीजिए। लगता है पिज्जा वाला आ गया होगा। दीदी हम इसे यही रख देते हैं, आप ट्राई कर लीजिएगा। हाँ पहले काकुली दीदी बहुत अच्छी थी, मुझे म्यूजिक सिखाती थी। मुझे मालूम नहीं था कि वो भूत बुलाती है। भूत भूत कुछ नहीं होता बेटा। एक्स्ट्रा चीज है ना? हाँ भैया, जैसा काकुली दीदी को पसंद है बिल्कुल वैसे ही बना है। वो तो दीदी टेस्ट करने के बाद ही बताएगी। थैंक यू। सुन सर, ये आपकी मेडिसिन का वक्त हो गया है। अरे हमारा मेडिसिन का वक्त रोज होता है, लेकिन पता नहीं वो वक्त कब आएगा जब काकोली अपना जंतर मंतर से दिमाग हटाएगी। आपको भी ऐसा लगता है कि काकोली मैडम जादू टोने की प्रैक्टिस करती है? कुछ तो करती है, तभी तो सौरभ के अलावा किसी को अपने कमरे में आने नहीं देती है। दीदी पिज्जा आ गया। लेकिन आज हम पता करके रहेंगे वो करती क्या है। काकुली को बुला, हमको उससे बात करनी है। बाबा आप जानते हैं ना, दीदी ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया। वो आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। बाबा, ये आपने अच्छा नहीं किया। मेरी बात सुन। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आज के बाद हम आपके लिए मर चुके। देख सौरभ, हम जानते हैं कि काकुली हमसे नाराज है, वो हमसे तो मिलेगी नहीं, बात नहीं करेगी। इसलिए हम तुझसे विनती करते हैं कि तू उसे तंत्र मंत्र के चक्कर से दूर कर। पापा उनको ये सब करके सुकून मिलता है, और दीदी पूजा करे कुछ भी करे, हम उनको क्यों रोके? आप प्लीज उनको शांति से पूजा करने दीजिए। क्या पूजा? पता नहीं क्या उठपटांग करती रहती है। आप नहीं चलेगा ये सब। सर क्या हुआ? सर ये रख ले, 3 महीने की तनख्वाह, बस अब आने की जरूरत नहीं है। हट जाइए। अरे पीछे हटिए, पीछे हटिए। अंदर चलो, तोड़ो। सर हम यहाँ पड़ोस में ही रहते हैं। रात को सोने के वक्त जब हम खिड़की बंद करने के लिए उठे तो देखा कि यहाँ से धुआं निकल रहा है। अगर धुआं रात से ही उठ रहा था तो आपने रात को चेक क्यों नहीं किया? सर इस घर से 24 घंटा धुआं निकलते ही रहता है। मतलब? वो क्या है ना सर, भवानी जी की बेटी काकोली तंत्र मंत्र करती रहती है, इसीलिए उसके रूम से हमेशा धुआं उठता रहता है। तो अभी कहाँ है उनकी बेटी? सर वो तो पता नहीं, वैसे भी वो कमी दिखती है। जब से भवानी जी से अलग हुई है ना, तब से वो घर का बंटवारा करा के भवानी जी के बेटे के साथ फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो गई है। इसीलिए भवानी जी ने भी अपनी देखभाल के लिए साहब एक नर्स रख ली थी। नर्स? कौन? मंजू नाम है उसका। तो अभी कहाँ है वो? सर वो भी सुबह से दिखाई नहीं दे रही है। भवानी जी की बेटी के साथ भवानी जी का बेटा यहीं रहता था? जी सर। उसका रिश्ता कैसा था भवानी जी के साथ? हमें तो लगता है कि काकोली ने उस पे भी जादू टोना कर रखा था और उसे अपना पहरेदार बना रखा था, ताकि उसकी तंत्र विद्या पर कोई भी बाधा न डाल सके। क्या नाम बताया आपने भवानी जी के बेटे और बेटी का? सर बेटी का नाम काकोली और बेटे का नाम सौरभ।
सर कमरे से केरोसिन बॉक्स और मैच बॉक्स मिला है। ऐसा लगता है किसी ने भवानी सिंह को जानबूझ के जलाया है। सर ये देखिए, ये खिड़की भी खुली हुई मिली थी और सर यहाँ से ये टूटी भी हुई है। सर ऐसा लगता है पहले भवानी सिंह को किसी ने अंदर जलाया और उसके बाद ये दरवाजा बंद करके खिड़की से वो बाहर भाग गया। पड़ोसियों ने बताया कि फर्स्ट फ्लोर पे भवानी सेन का बेटा और बेटी रहते थे और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भवानी सेन के साथ एक नर्स रहती थी और अभी तीनों ही गायब हैं। सर इस कमरे से ये फोन भी मिला है, हो सकता है ये भवानी सेन का हो और इसमें उन तीनों के नंबर भी हो। चेक करके देखो। ओके सर। हेलो, हाँ भवानी सर। हेलो सर भवानी की नर्स मंजू और सौरभ से तो बात हो गई है, लेकिन काकोली का फोन स्विच ऑफ जा रहा है। सौरभ से जब उसकी बहन काकोली के बारे में पूछा तो उसने कहा कि कल रात से वो काकोली को ही ढूंढ रहा है। ढूंढ रहा है मतलब? सर उसका कहना है कि काकोली कल रात से कहीं चली गई है। हम कहे थे बाबा से काकोली दीदी से मत मिलो। ये सब बाबा की गलती है, काकोली दीदी की गलती नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है बाबा की वजह से हुआ है। हमारी काकोली दीदी बहुत अच्छी है, कि कोई गलती नहीं। भवानी की लाश मिलने के बाद से ही अंदाजा लगाया जाने लगा कि भवानी की हत्या को आत्महत्या की शक्ल दी गई है। काकोली का फोन बंद होना यह संकेत दे रहा था कि शायद वो अपने पिता की हत्या करके फरार है। लेकिन क्या वजह थी कि इस सब के लिए सौरभ अपने मृत पिता को ही कोस रहा था? इस केस में काकोली और सौरभ की भूमिका जितनी सस्पिशियस थी, उतना ही सस्पिशियस यह भी था कि दिन रात भवानी सेन के साथ रहकर उसकी देखभाल करने वाली नर्स मंजू तब कहां थी जब भवानी जलकर खाक हो रहा था। सर, कल भवानी सर ने हमको जॉब से निकाल दिया था। उसके बाद हम अपना सारा सामान लेके अपने घर झरिया आ गए। कल ही उन्होंने तुम्हें नौकरी से निकाला और कल रात को ही उनकी मौत हो गई। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस झूठ पे हम विश्वास कर लेंगे? सर, हम झूठ नहीं बोल रहे। कल भवानी सर, काकोली मैडम और सौरभ का झगड़ा हो रहा था। पिछले 6 महीने से भवानी सर काकोली मैडम को मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन काकोली मैडम उनकी शक्ल देखना पसंद ही नहीं करती थी। सुन तो, काकोली, काकोली बेटा, बेटा सुन तो, काकोली। पर पता नहीं कल क्या हुआ। भवानी सर काकोली मैडम से मिलके आए तो बहुत टूटे हुए लग रहे थे। ये ले, सर ये रख ले, तेरे 3 महीने की तनख्वाह। बस अब आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ये बात सच है? इसका कुछ सबूत है तुम्हारे पास? सर सबूत कहाँ से? हाँ सर, कल जब हम जा रहे थे तो सौरभ ने हमको जाते हुए देखा था। हाँ सर, हमने मंजू को अपना सामान लेकर घर से बाहर जाते हुए देखा था और फिर जैसे हम अपने कमरे में गए तो दीदी वहाँ से चली गई थी। हम तब से काकोली दीदी को ढूंढ रहे हैं। उसके बाद घर में क्या हुआ ये हमें नहीं पता। सौरभ ऐसा भी तो हो सकता है कि सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ हो, तुम्हें पता हो कि काकोली कहाँ है। सर हम जानते हैं कि हमारी दीदी गायब हुई है, लेकिन आप उन पर ऐसे शक नहीं कर सकते। चलो शक नहीं करते, लेकिन एक बात तो पक्का है ना कि काकोली और तुम्हारे फादर के बीच में झगड़ा चल रहा था। तो ऐसा क्या हुआ कि तुम दोनों फर्स्ट फ्लोर पे रहने चले गए? ये हमारी फैमिली का पर्सनल मैटर है। तुम्हारे फादर का मर्डर हो गया और तुम पर्सनल मैटर की पीपड़ी बजाए जा रहे हो। सर प्लीज फोर्स मत कीजिए, हम नहीं बता सकते आपको। हमको नहीं पता कि काकोली मैडम और भवानी सर के बीच में झगड़ा क्यों हुआ, लेकिन उस दिन के बाद से काकोली मैडम ने भवानी सर से बात करना बंद कर दिया और ऊपर वाले कमरे में अकेले में कुछ तंत्र साधना करने लग गई। दीदी को पूजा करके शांति मिलती है, इसलिए वो पूजा करती है। लेकिन हमने तो सुना है कि तुम्हारी दीदी काला जादू किया करती है। हाँ सर, लेकिन उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। वो दुखी थी, उन्होंने सबसे बात करना बंद कर दिया था। हमसे भी कम बात करती थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई।
पर अब दीदी कहाँ है सर, ये हमें नहीं पता। सौरभ, एक बात अच्छे से समझ लो कि अगर हमें पता चला कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी दीदी कहाँ है, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यही नंबर है ना तुम्हारी दीदी का, और तो कोई नंबर नहीं है? नहीं सर। तुम्हारे फोन में तुम्हारी दीदी का तो फोटो होगा ही, दिखाओ जरा। चलो मान लिया कि तुम सच बोल रही हो, पर क्या लगता है तुम्हें काकोली अपने पिता को जला के भाग गई? हमारे जाने के बाद वहां क्या हुआ हम नहीं जानते। हमने भवानी जी का फोन चेक किया, कल दोपहर 2 बजे उन्होंने किसी विक्रम भारद्वाज को फोन किया था। जानती हो ये विक्रम भारद्वाज कौन है? जी सर, विक्रम जी भवानी सर के बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनके फैमिली लॉयर भी। और हाँ, कल भवानी सर सुबह उनसे मिलने के लिए भी गए थे। विक्रम भारद्वाज और भवानी सेन की मुलाकात का राज बहुत जल्द इस केस को एक नया एंगल देने वाला था, जो काकोली पर भवानी की हत्या करके भाग जाने का शक और पुख्ता करने वाला था। लेकिन नर्स मंजू भी शक के दायरे में थी और यह भी माना जा रहा था कि कहीं सौरभ के कहने पर वो भी तो काकोली को बचाने की कोशिश नहीं कर रही है। मंजू और सौरभ दोनों रडार में थे और काकोली को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। सौरभ, भवानी सेन, मंजू और काकोली के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले जा रहे थे और वहीं विक्रम भारद्वाज और भवानी सेन की मुलाकात की वजह जानने की कोशिश भी की जा रही थी। भवानी का मर्डर? आप तो भवानी जी के दोस्त हैं, आपको किसी ने बताया नहीं? भवानी का कोई होता तो बताता ना। भवानी तो अपने बच्चों से तंग आ चुका था, कल भी आया था, रो करके गया। कल आपकी भवानी जी से क्या क्या बातें हुई? सर, भवानी ने पहले एक विल बनवाया था जिसके मुताबिक उनके बाद उनके घर और जायदाद के लिए नॉमिनी थे उनके बच्चे सौरभ और काकोली। लेकिन अब वो ये विल चेंज करके अब वो घर बेचना चाहते हैं। दरअसल उस घर के मालिक भवानी और उसके छोटे भाई सुब्रतो हैं। भवानी जी के भाई भी हैं? हाँ सर, सुब्रतो उनके छोटे भाई हैं। दरअसल ये मकान उनका पुश्तैनी मकान है। वैसे सुब्रतो वहां रहते नहीं है। पहले दोनों भाई ये मकान बेच करके अपना हिस्सा अलग कर लेना चाहते थे, लेकिन काकोली इसके सख्त खिलाफ थी। माँ की भावनाएं जुड़ी हुई है इस घर से। मैं अब भी उन्हें यहाँ महसूस करती हूँ। हम नहीं देंगे ये घर बेचने के लिए, कभी नहीं। अरे लेकिन बेटा सुनना। कल वो कह भी रहा था अगर इस बार वो घर बिका तो ठीक है, वरना ये घर कभी नहीं बिकेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले 6 महीने से काकोली ये अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रही है कि उस घर में कुछ आत्माएं आती हैं। इस बात से भवानी बहुत परेशान था। वो विल बदल करके अपने बच्चों को यह जताना चाहता था कि अगर उन लोगों ने ये सब बंद नहीं किया तो उन्हें बेदखल कर देगा अपनी जायदाद से। सर, भवानी के बेटा बेटी भवानी के पैसों पे पल रहे थे और उसी से नाता तोड़कर उससे अलग रह रहे थे। सौरभ जिस फैमिली मैटर के बारे में बोल रहा था, हो सकता है वो भवानी की विल से जुड़ा हो और इसी वजह से भवानी का मर्डर भी हुआ हो, क्योंकि भवानी अपनी विल चेंज करके अपना घर बेचना चाहता था। लेकिन काकोली तंत्र अंधविश्वास फैलाने के लिए कर रही थी या फिर कहानी कुछ और? भवानी के दोस्त लॉयर ने बताया कि काकोली अपनी मां से काफी अटैच थी। हो सकता है काकोली के दिमाग में किसी ने अंधविश्वास डाला हो कि तंत्र के जरिए वो उसकी आत्मा बुला सकती है। सर, काकोली का अगर किसी तांत्रिक से कनेक्शन है तो उसकी लीड उसके कॉल रिकॉर्ड से मिल जाएगी और ये लीड भी मिल जाएगी कि इस वक्त वो कहां पर है। काकोली का गायब होना उस पर शक तो खड़ा कर रहा है, लेकिन अगर भवानी के मर्डर का एंगल प्रॉपर्टी से जुड़ा है तो हमें भवानी और उसके भाई सुब्रतो का रिलेशन अच्छे से समझना होगा, क्योंकि भवानी की विल में चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन ये बात साफ है कि भवानी के बाद उस घर पे सिर्फ सुब्रतो का हक है। इस सुब्रतो के बारे में सब कुछ अच्छे से पता करो। ओके सर। हेलो हेलो मंजू। सुब्रतो सर, हम कब से आपका फोन ट्राई कर रहे थे। हाँ, वो मैं ड्राइव कर रहा था इसलिए फोन नहीं उठा पाया। वो काकोली का कुछ पता चला? देखिए सर, हम बोल रहे हैं कि काकोली मैडम के बारे में हमको कुछ नहीं पता है। अच्छा, सौरभ अभी कहाँ है? सर वो घर पे नहीं था, हम वहीं से आ रहे हैं। हेलो सर,
सर भवानी की नर्स मंजू के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक 16 अगस्त की रात 10 बजे वो झरिया में थी जहां उसका घर है, लेकिन सर काकोली का फोन 16 अगस्त की रात 12 बजे उसके घर के पास वाले एरिया में बंद हुआ था। हमें भवानी सेन की लाश 17 अगस्त की सुबह मिली थी। हो सकता है इनकी मौत भी 16 अगस्त की रात को 12 बजे के आसपास ही हुई हो। इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या स्टेटस है? सर लाश तो पूरी तरह जल चुकी थी, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन तो लग जाएंगे। सर मैंने काकोली के पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड को चेक किया। सर पता चला पिछले 6 महीने में उसके फोन से एक भी आउटगोइंग कॉल नहीं किया, सिर्फ इनकमिंग कॉल है, वो भी मोबाइल कंपनीज के या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनीज के। सर मैंने काकोली के पिछले 6 महीने से पहले के कॉल रिकॉर्ड को भी चेक किया, एक भी ऐसा नंबर नहीं मिला जो किसी तांत्रिक का हो। लेकिन सर एक और बात पता चली है, ये मंजू भवानी के भाई सुब्रतो से फोन पे लगातार बात किया करती थी। कहाँ रहता है? सुब्रतो सेन? जी मेरा नाम सुब्रतो सेन। हाँ सर, मैं अक्सर मंजू को फ़ोन करता था क्योंकि सर वहाँ दादा अकेले रहते थे और दोनों बच्चे उनका ख्याल नहीं रखते थे, इसीलिए मंजू को फ़ोन करके उनका हालचाल पूछता था। तो आपको क्या लगता है भवानी जी को इसलिए जलाकर मारा गया क्योंकि वो काकोली को ब्लैक मैजिक करने से रोकते थे, या फिर भवानी जी की मौत की वजह उस घर से जुड़ी है जो उनके मरने के बाद आपका हो जाएगा? नहीं सर, वो घर मुझे नहीं चाहिए, और वैसे भी अब वो घर कहाँ बिकने वाला है। लेकिन भवानी जी के लॉयर का कहना है कि भवानी जी वो घर बेचना चाहते थे। आपको इस बारे में पता था? जी सर, पता था। दादा उस घर को बेचकर काकोली को उस तंत्र मंत्र से दूर ले जाना चाहते थे। आपके परिवार में और कौन कौन है? मैं, मेरे वाइफ और मेरी बेटी पीहू। बेटी कहाँ है वो? करीब 6 महीने पहले वो यहाँ बोल के गई कि कुछ दिन सौरभ और काकोली के साथ रहना चाहती है। फिर सर अगले दिन मैंने पीहू को फोन किया, उसका फोन बंद था। उसके बाद मैंने सौरभ और काकोली को भी फोन किया, लेकिन उन दोनों ने फोन नहीं उठाया। फिर सर मैंने थक हार के दादा को फोन किया। सर सुब्रतो दादा का फोन आया है। बोलो दादा, जरा पीहू से बात कराइए। पीहू? पीहू तो यहाँ नहीं है। आपकी बेटी पीहू पिछले 6 महीने से गायब है और आपने पुलिस की मदद नहीं ली। पीहू का गायब होना जितना चौंका देने वाला था, उतना ही हैरान कर देने वाला यह भी था कि पीहू के गायब होने की कोई कंप्लेंट नहीं दर्ज कराई गई थी। लेकिन अब काकोली के गायब होने का राज क्या था? पुलिस को उसके बारे में कोई लीड नहीं मिल रही थी और जल्द ही सौरभ के गायब होने की खबर सामने आई। सर सौरभ का फोन काफी देर से बंद आ रहा है और वो कल से घर भी नहीं पहुंचा। सौरभ के गायब होने के बाद पुलिस ने अब भवानी सेन के घर के फर्स्ट फ्लोर पर रह रहे काकोली और सौरभ का घर सर्च करने का फैसला लिया। सर तंत्र पूजा में स्केलेटन की पूजा होती है। सर हो सकता है ये पीहू का स्केलेटन हो और काकोली ने तंत्र पूजा के लिए पीहू की बलि दे दी हो, और शायद इसी वजह से सौरभ और काकोली यहाँ किसी को आने नहीं देते थे। और इसका डीएनए पीहू के फादर के डीएनए से मैच करवा के देखो और इस कमरे का चप्पा चप्पा छान मारो, शायद कुछ ऐसा मिले जो काकोली और सौरभ की लीड दे। ओके सर। काकोली प्लीज इस तंत्र मंत्र के चक्कर में अपनों से नाता मत तोड़। चाहे तो हमें लाख बुरा समझ, लेकिन तेरा बाबा तेरा भला ही चाहता है। प्लीज हमसे बात कर। भवानी सर काकोली मैडम को 6 महीने से मनाने की कोशिश कर रहे थे। हम उनसे मिलती नहीं थी तो भवानी सर अपनी सारी बातें एक पेपर पे लिख के उनके कमरे के दरवाजे के नीचे से सरका देते थे। उन चिट्स पे बहुत कुछ ऐसा लिखा था जिससे भवानी और काकोली के मनमुटाव की असल वजह की एक थ्योरी बनने लगी। लेकिन
सर भवानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 16 अगस्त की रात तकरीबन 12 बजे के आसपास जलने की वजह से हुई थी। सर केरोसिन टिन पर भी भवानी के ही फिंगरप्रिंट थे। लेकिन सर भवानी के घर के पीछे जो हमें खिड़की खुली हुई मिली थी उस पर सौरभ के फिंगरप्रिंट मिले हैं। सर सौरभ का यह कहना था कि वो उस रात काकोली को ढूंढने गया था। सर हो ना हो वो हमसे झूठ बोल रहा है। उसने हमें काकोली और भवानी के बीच हुए झगड़े की वजह बताने से भी मना कर दिया था। ये हमारी फैमिली का पर्सनल मैटर है। लेकिन इन चिट्स को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि काकोली और भवानी के बीच हुए झगड़े की वजह भवानी का नाजायज रिश्ता हो सकता है। ये देखो काकोली, तुम हमें गलत समझ रही हो। हमने तुम्हारी माँ को न पहले धोखा दिया था और ना ही उसके मरने के बाद दे रहे हैं। ऐसा बहुत कुछ इन चिट्स पे लिखा हुआ है। इसको पढ़कर तो ऐसा ही लगता है कि भवानी का शायद किसी के साथ कोई नाजायज रिश्ता था। मंजू के साथ उसका अफेयर हो सकता है। वो पिछले 1 साल से उसके साथ रह रही थी, लेकिन गायब होने से पहले वहां पीहू का भी आना जाना था। इस पीहू से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन निकालो। ओके सर। सर सौरभ का फोन कल शाम बांसजोड़ा में बंद हुआ था। उसका फोन बंद होने के 3 घंटे पहले उसे एक नंबर से कॉल आया था। उस समय सौरभ के फोन की लोकेशन करकेंद में थी, लेकिन उसके बाद से उसका नंबर बंद आ रहा है। करकेंद और बांसजोड़ा दोनों जगह पूछताछ करो, शायद सौरभ के बारे में कुछ पता चले। और ये पता लगाओ जिस नंबर से फोन आया था वो नंबर किसका है। ओके सर। पुलिस ने जब उस नंबर के बारे में पता किया तो पाया कि वो नंबर फेक आईडी देकर खरीदा गया था। और वहीं जब पुलिस भवानी के दोस्त विक्रम से मिली तो उसने भवानी का किसी से भी रिश्ता होने से इनकार किया। लेकिन ये कंफर्म हो गया कि जो चिट्स काकोली के रूम से मिली थी उनकी लिखावट भवानी की हैंडराइटिंग से मैच करती थी। पुलिस एक तरफ सौरभ और काकोली को ढूंढने का प्रयास कर रही थी और वहीं पीहू से जुड़ी इंफॉर्मेशन भी निकाली जा रही थी। सर पीहू से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन मिली है। तकरीबन 6 महीने पहले 7 फरवरी को पीहू घर से निकली थी और 7 फरवरी को ही उसका फोन आखिरी बार रांची में बंद हुआ था। रांची में? पीहू के पेरेंट्स ने हमें बताया था कि वो भवानी के घर गई है, तो फिर उसके फोन का रांची में बंद होने का क्या कनेक्शन हो सकता है? सर हो सकता है कि पीहू के माँ बाप हमसे झूठ बोल रहे हो, क्योंकि पीहू का सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक अकाउंट है और उसी अकाउंट के जरिए वो काकोली से टच में थी। सर जिस आईपी एड्रेस से लास्ट टाइम तक वो ऑपरेट कर रही थी अपना अकाउंट, वो आईपी एड्रेस रांची का ही था। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं सर। हम विशाल से प्यार करते थे, लेकिन हमारी फैमिली इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ थी। इसलिए हमने और विशाल ने 6 महीने पहले भागकर शादी कर ली। पर सर उसके बाद से हमारी फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं है। अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन काकोली से तो तुम टच में थी। हाँ सर, हमारी फोन पर कभी कभी बात होती थी। किस नंबर पे? हमने रांची आने के बाद एक नया नंबर ले लिया और उन लोगों ने भी एक नया नंबर ले लिया ताकि हमारे बारे में किसी को शक ना हो। वो नंबर दो। सर ये नंबर। तो इस नंबर पे तुम्हारी सौरभ या काकोली से आखिरी बार बात कब हुई थी? सर काकोली से तो हमारी 6 महीने से कोई बात नहीं हुई। हम जब भी कॉल करते हैं तो सौरभ फोन उठाता है और वो कहता है कि काकोली हमसे सिर्फ सोशल नेटवर्किंग साइट पर ही चैटिंग करेगी, क्योंकि वो मौन व्रत रखकर कोई पूजा कर रहे थे। अच्छा, तुम्हारे पेरेंट्स को पता है कि तुम यहाँ रांची में रहती हो? हाँ शायद पता होगा, पर ये बात वो सबसे छुपाते होंगे, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी दूसरे जात के लड़के के साथ शादी करे। ये तो उनके लिए बदनामी की बात थी ना। मुझे तो लगता है वो सोचते होंगे कि उनकी बेटी मर गई। पीहू का बयान जो शक पैदा कर रहा था, उसकी वजह जानने के लिए अब काकोली और सौरभ के रिश्ते को समझने की कोशिश की जा रही थी। काकोली के कमरे से बरामद हुआ था। सब पिछले 6 महीने से सौरभ काकोली के कमरे में किसी को जाने नहीं दे रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो स्केलेटन हमें काकोली के कमरे से मिला था वो काकोली का ही हो सकता है। उस स्केलेटन का डीएनए भवानी के डीएनए से मैच करके देखो। लेकिन अगर वो स्केलेटन काकोली का ही है तो काकोली को मारा किसने? सौरभ ने। लेकिन सर पूछताछ में तो ये बात सामने आई है कि सौरभ काकोली से बहुत प्यार करता था। साहब सौरभ अक्सर हमारे यहाँ से काकोली के लिए कपड़े लेके जाता था।
उसे काकोली की एक एक पसंद पता थी। सर सौरभ भैया ना अपने लिए और काकोली दीदी के लिए रोज एक्स्ट्रा चीज वाला पिज्जा ऑर्डर करते थे। सर सौरभ और काकोली दीदी पहले यहीं आइसक्रीम खाने आते थे, लेकिन जब से काकोली दीदी तंत्र मंत्र करने लगी तब से सौरभ उनके लिए आइसक्रीम पैक करवा के लेके जाने लगे। काकोली तंत्र करती थी, ये भी सौरभ का झूठ होगा, क्योंकि सौरभ के घर की खिड़की से पिछले 6 महीने से हवन का धुआं निकल रहा था। सर मुझे पक्का यकीन है कि ये हवन कुंड भी इसलिए जलाया जा रहा था ताकि लाश की बदबू को दबाया जा सके। सर सौरभ भैया हर हफ्ते 10 किलो हवन सामग्री और पूजा का सामान लेके जाते थे मुझसे। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 6 महीने से सौरभ काकोली की लाश के साथ रह रहा था। उसके लिए शॉपिंग करके, उसके लिए पिज्जा ऑर्डर करके वो ये बात छुपाने की कोशिश कर रहा था कि काकोली मर चुकी है। सर काकोली के कमरे से कुछ ऑडियो सीडीज मिली थी। उन ऑडियो सीडीज में काकोली की आवाज में गाने रिकॉर्डेड थे। सर हो सकता है कि वो गाने इसलिए बजाए जा रहे हो ताकि सबको ये लगे कि काकोली जिंदा है और अभी भी गा रही है। और शायद ये बात भवानी सेन को पता चल गई होगी और उसे जलाकर मारना भी सौरभ की कोई चाल होगी। पीहू ने हमें काकोली और सौरभ का जो दूसरा नंबर दिया था उसके कॉल रिकॉर्ड निकालो, ये पता लगाओ कि वो नंबर कब और कहां बंद हुआ था। शायद हमें सौरभ की कोई लीड मिले। मुझे लगता है सौरभ के साथ इस काम में कोई और भी शामिल होगा जो इस बारे में सब जानता होगा। ओके सर। पुलिस सौरभ के दूसरे नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाल ही रही थी कि तभी सौरभ को एक तांत्रिक के साथ देखे जाने की लीड मिली, जिसको कुछ दिन पहले भी वहां देखा गया था। और पुलिस को उस तांत्रिक के ठिकाने के बारे में पता करने में भी ज्यादा देर नहीं लगी। चल चलिए बाबा जी अपनी कथा शुरू कीजिए, नहीं तो हम अपना पूजा पाठ शुरू कर देंगे। साहब सौरभ पूछा करता था क्या मरने के बाद किसी को जिंदा कर सकते हैं क्या? तो हमने कहा काकोली को वापस बुलाना चाहता है तो मान ले कि काकोली जिंदा ही है। तो वो हमारे पास आया। ना मिलने से कौन सी सुधरी बात? आज बिगड़ती है तो बिगड़ जाने दे बात। बाबा अरे काकोली कहाँ है? कहाँ है काकोली? बाबा ये काकोली दीदी है। तू उसका गुरु था और तुझे नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है? नहीं साहब नहीं, हम तो बस इतना जानते थे कि काकोली मर चुकी है। फिर हमको लालच आ गया तो हमने फोन करके वापस बुला लिया। साहब हमने कहा काकोली को बुलाने के लिए एक विशेष पूजा करना पड़ेगा, उसका खर्चा है 5 लाख रुपया। दीदी कहाँ है? मालूम नहीं है। अरे दीदी का आवाज आता है, दीदी कहाँ है? हमारी दीदी कहाँ है? क्या ये सब? हमने परछाई दिखाई ना। हमें परछाई नहीं, हमें हमारी दीदी चाहिए। दीदी आप हमें उल्लू बना रहे हो, हमें दीदी हमारी दे दो। हमारी दीदी हमारी दे दो। हमें हमारी दीदी दे दो। साहब हमारे चेलों ने बड़ी मुश्किल से हमको छुड़ाया और फिर वो वहां से चला गया। चला गया या तूने ही मार के उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया कहीं? नहीं साहब हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बाबा जी की सेवा करो अच्छे से, तब भी सत्य बोलेंगे ये। तो बाबा जी सर सौरभ का दूसरा नंबर जो हमें पीहू ने दिया था वो 12 जोड़ों में उसी दिन बंद हुआ था जिस दिन पहला नंबर बंद हुआ था। सर उसके दूसरे नंबर के कॉल रिकॉर्ड से ये पता चला है कि उसके दूसरे नंबर पर भवानी की नर्स मंजू कॉल किया करती थी। मंजू? हाँ सर, हमारे उस नंबर पे सौरभ से बात होती थी। तुम्हारे पास उसका दूसरा नंबर कहां से आया? तुम्हें पता था ना कि सौरभ के रूम में वो स्केलेटन किसका है? बोलो। हाँ सर, वो हमको पहले ही पता चल गया था। पिछले 6 महीने से सौरभ उस स्केलेटन के साथ रह रहा था। और भवानी सेन, तुमने उसे इस बारे में नहीं बताया? नहीं सर, वो सौरभ ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हम किसी को कुछ ना बताएं। रिक्वेस्ट की थी या तुम उसे ब्लैकमेल कर रही थी? ये तुम्हारा बैंक स्टेटमेंट 2.25 लाख रुपए हैं इसमें और एक 5 लाख की एफडी है। इतना पैसा कहां से आया? सर वो हम सौरभ से पैसे ले रहे थे, लेकिन हम तो वो स्केलेटन काकोली का ही था ना? लेकिन सौरभ ने कभी नहीं माना कि काकोली मर गई थी। मतलब? इसके बारे में किसी को बताना नहीं। लेकिन सौरभ काकोली के लिए तुम्हें और अपने पिता को कोस क्यों रहा था? सर दरअसल वो उनकी वाइफ की डेथ के बाद भवानी सर बहुत अकेले हो गए थे, तभी उनका और मेरा
तो ये बात काकोली और सौरभ को पता चल गई थी। हाँ सर, लेकिन भवानी सर उनका बुरा नहीं चाहते थे। लेकिन तुम तो बुरा चाहती थी ना। तुम भवानी सेन के साथ भी रिश्ता बना रही थी और सौरभ को ब्लैकमेल भी कर रही थी। नहीं नहीं सर, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। ये सब हालात तो खुद काकोली ने पैदा किए। वो अपने पिता को कभी समझ ही नहीं पाई। गुस्से में आकर खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। सौरभ ने उनको मनाने की कितनी कोशिश करी। आपकी हालत देखो कैसी हो गई है, कुछ तो खा लो दीदी। माँ की आत्मा की शांति के लिए मैंने व्रत रखा है। 11 दिन मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं पीऊं। काकोली के व्रत के 7वें दिन उसकी मौत हो गई। सौरभ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसको हमेशा लगता था कि काकोली जिंदा है। उसने कभी माना ही नहीं कि वो मर चुकी थी। दीदी आपके लिए पिज्जा मंगाओ, आपकी फेवरेट पिज्जा। ये सब बातें सौरभ ने हमको खुद बताई थी सर। हमको खुद ही ये सब कुछ 3 महीने पहले पता चला था। लेकिन 16 अगस्त की रात भवानी सेन को यह सब पता चल गया था। तो भवानी सेन का मर्डर तुमने किया या तुमने और सौरभ ने मिलके? नहीं नहीं सर, हमने कुछ भी नहीं किया। उस दिन आपसे मिलने के बाद हमको सौरभ मिला था। उसने बताया कि भवानी सर ने आत्महत्या कर ली। सौरभ उनके कमरे में गया, बचाने की कोशिश की, लेकिन उनका रूम लॉक था। वो पीछे के रास्ते से गया तो वो भागकर ऊपर अपने कमरे में गया, लॉक किया और वहां से भाग गया। मंजू का बयान ये साफ कर रहा था कि वो स्केलेटन काकोली का ही था और जल्द ही डीएनए रिपोर्ट से ये कंफर्म भी हो गया। और ये भी साफ हो गया कि काकोली की मौत कई दिनों तक भूखे प्यासे रहने की वजह से हुई थी। लेकिन सौरभ अब कहां था, इसकी कोई लीड नहीं मिल रही थी। पुलिस के काफी दबाव देने के बाद भी भवानी की नर्स मंजू और तांत्रिक रति महाराज अपने बयान पर कायम रहे और जल्द ही सौरभ की तलाश उसकी लाश मिलने के बाद खत्म हो गई। सर सुबह हम यहाँ से जा रहे थे, तब हमने इसकी लाश पानी में तैरते हुए देखी, तभी आप लोगों को फोन किया। आसपास सर्च करो। सर बॉडी पे किसी तरह के चोट के निशान नहीं है। हो सकता है सुसाइड का मामला हो। यह भी तो हो सकता है कि इसे डुबाकर मारा गया हो सकता है इसे उस तांत्रिक ने मारा हो जिसे एक्सपोज कर सकता था, या फिर मंजू ने जो इसे ब्लैकमेल कर रही थी, या फिर इसका चाचा जो इसके मरने के बाद उस घर का अकेला मालिक बन जाएगा। सौरभ का फोन बंद हुआ बांसजोड़ा में और बॉडी मिली यहां पुटकी में। रवि, इन दोनों एरियाज में फिर से एक बार पूछताछ करो। जितने भी सस्पेक्ट हैं उनके कॉल रिकॉर्ड्स, एलिबाई, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं सब खंगालो और इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। ओके सर। पुलिस हर संभावनाओं को खंगाल रही थी, लेकिन किसी भी सस्पेक्ट के खिलाफ उन्हें कोई लीड नहीं मिल रही थी। और सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यही सामने आया कि सौरभ की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी। यह साफ नहीं था कि सौरभ की हत्या हुई थी, लेकिन इन संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता था कि शायद सौरभ ने इस बात को स्वीकार कर लिया हो कि काकोली अब कभी लौट कर नहीं आएगी और इसी हताशा में उसने आत्महत्या कर ली। ये केस किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन सौरभ के जो बयान सामने आए उससे यही माना गया कि अपनी बहन काकोली को खोकर सौरभ की हताशा उस बेतहाशा में बदल गई जिसमें अक्सर लोग अपने आप को अंधविश्वास में झोंक देते हैं और जिसका फायदा रति महाराज जैसे लोग तो उठाते ही हैं, लेकिन एक जिंदगी के बदले कई और जिंदगियां भी तबाह हो जाती हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।